उच्च गति अभ्यास खंड 2 प्रतिलेखन संख्या 4344 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, हमारे जीवन में संगीत का व्यापक स्थान है। भारतवासियों को अपने प्राचीन युग से अथवा अपने पूर्वजों से शास्त्रीय संगीत के रूप में एक बहुमूल्य निधि मिली है। हमारे पूर्वजों की दृष्टि में संगीत का ध्येय आध्यात्मिक साधना था और उन्होंने संगीत का इसी आदर्श को अनुकूल विकास किया। इस कह सकते हैं कि हमारे देश में यह कला पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुकी थी। संगीत के ध्येय के संबंध में आज हमारे विचार चाहे कुछ भी हों, यह सभी स्वीकार करेंगे कि इसमें सामंजस्य और ले जाने वाली और व्यक्त जगत से ऐक्य का आभास कराने वाली शक्ति निहित है। संगीत के वातावरण में ही नहीं बल्कि श्रोताओं और गायकों के मन में भी सामंजस्य की उत्पत्ति होती है। संगीत के उच्च ध्येय और व्यापक प्रभाव के कारण ही प्राचीन काल में भारतवासियों ने संगीत को जनसाधारण के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में ऊंचा स्थान दिया था। शायद ही कोई ऐसा भारतीय त्योहार या उत्सव हो जिसमें संगीत का आयोजन न होता हो। संगीत जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहता है। हमारे सभी रीति रिवाजों में इसका कुछ न कुछ स्थान है। विराम। शताब्दियों से हम संगीत के प्रशंसक तथा उपासक रहे हैं और हमने इसकी गणना सदैव मानव की उच्चतम आकांक्षाओं में की है। पैरा। काल के प्रभाव से हम लोगों की रुचि में काफ़ी परिवर्तन हुआ, परंतु शास्त्रीय संगीत उसी प्रकार बना रहा और उसमें कोई विशेष और मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। मुसलमान बादशाहों और अमीर उमरों के द्वारा संगीत का केवल प्रोत्साहन ही नहीं मिला, इसमें समयानुकूल हेरफेर भी हुए और आज विशेषकर उत्तर भारत के संगीत ने उसी युग से प्रभावित और बहुत अंशों से अनुप्रमाणित होकर अपना नया रूप ग्रहण कर लिया है। पर जो भी हेरफेर हुए हैं, ऊपरी पोषक मात्र भारतीय संगीत शरीर और आत्मा से अभी भी वही प्राचीन शास्त्रीय संगीत बना हुआ है। ऐसी आशा की जाती है कि इसमें अभी भी इतनी शक्ति है कि यह अपने को एक बार फिर आधुनिक वातावरण के अनुकूल बना लेगा। प्राचीन संगीत कला भारतीय रजवाड़ों के दरबारों में उनके आश्रय से पनपती रही। यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय नरेशों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण संगीत लुप्त होने से बच गया, परंतु यह भी मानना पड़ेगा कि इन वर्षों में भारत की जनता का शास्त्रीय संगीत से बहुत कम संपर्क रहा। अतः जनता और हमारे परंपरागत सर्वश्रेष्ठ संगीत के बीच एक खाई पैदा हो गई। यदि हमें संगीत को जीवित रखना है और सहस्रों वर्षों पुरानी इस अमूल्य परंपरा की रक्षा करनी है, तो हमें इस खाई को पाटना होगा। यदि यह आवश्यक हो तो शास्त्रीय संगीत में ऐसे संशोधन करने में कोई बुराई नहीं जिसके फलस्वरूप यह लोकप्रिय बन सके। इसके
साथ ही जनसाधारण को भी शिक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे उनकी रुचि अधिक परिष्कृत हो सके और वे शास्त्रीय संगीत का आनंद उठा सके। भारत गणराज्य में नरेशों अथवा रजवाड़ों का अच्छा स्थान है। पैरा महोदय, आधुनिक युग एक बड़ी देन है यह कि हम किसी भी चीज़ की बहुत प्रतियां बना सकते हैं। प्राचीन काल में यदि कोई पुस्तक लिखता है तो ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति एक ही प्रति होती थी। उसकी यदि प्रतियां बनानी हुई तो दूसरे आदमी को पूरा ग्रंथ लिखना पड़ता था, जो बहुत ही व्यवसाय और श्रम साध्य काम होता था। आज किसी ग्रंथ या वस्तु की प्रतियां केवल मुद्रणालय में ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार से भी बन सकती है। एक का अनेक बना देना आज एक खेल सा हो गया है। यदि किसी अच्छे नाटककार ने मंच पर अच्छा खेल दिखलाया तो उसकी बड़ी ख्याति हुआ करती थी, पर वह नाटककार एक ही स्थान पर अपना खेल दिखला सकता था और यह भी नहीं कह जा सकता कि एक ही खेल को यदि वह फिर से दिखलाना चाहे तो उसे उतनी ही कुशलता से दिखला सकेगा जितनी कुशलता से उसने पहली बार दिखलाया था। आज केवल यही नहीं कि नाटककार के चित्र की प्रतियां बहुत बन सकती हैं, बल्कि उसके चलचित्र की प्रतियां बनती है। विराम और साथ साथ उसकी वाणी भी सुनने में आ सकती है और वह केवल एक स्थान पर ही नहीं बल्कि संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक जहाँ चाहे सभी स्थानों पर और जितनी बार चाहे सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इसी का नाम साधारणतः फिल्म हो गया है। पैरा फिल्म में बड़ी शक्ति है। यदि अच्छे पात्र, अच्छे कथानक और अच्छा आदर्श दिखलाया जाए तो उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है, जैसे किसी भी अच्छे नाटक का। पर वहाँ भी यदि कथानक दूषित हो, पात्र चरित्रवान न हो और गतिविधि उनकी ऐसी हो जो समाज अथवा व्यक्ति को ऊपर उठाने के बदले नीचे ले जाने वाली हो, तो उसका प्रभाव उतना ही बुरा पड़ता है। नाटक तो एक आदमी एक स्थान पर करके उसका भला या बुरा प्रभाव वहाँ बैठे हुए लोगों पर भी डाल सकता है। दूर दूर के लोगों तक उसका प्रभाव नहीं पहुँच सकता, पर फिल्मों में भला या बुरा करने की शक्ति कई गुना अधिक हो जाती है। किसी फिल्म की जितनी प्रतियां बना ली जाती हैं उतना ही उसका प्रभाव भी असीमित हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि जिस चीज़ में इतनी शक्ति हो उसका उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि उससे अच्छे से अच्छा फल मिले और उसमें किसी प्रकार की बुराई न आने पाए। आज सिनेमा का उपयोग 3 कामों में होता है: शिक्षा, मन बहलाव और प्रचार। ये तीनों काम जीवन में महत्वपूर्ण हैं। सिनेमा का उपयोग शिक्षा के काम में जितना बढ़ेगा उतना ही हो सकता है, पर शर्त यह है कि कथानक शिक्षाप्रद हो और जो पद्धति अपनाई जाए वह ऐसी हो जिसके द्वारा शिक्षार्थियों को सच्ची शिक्षा मिले। जब मैं शिक्षा शब्द का उपयोग करता हूँ तो मेरे ध्यान में केवल बच्चों की ही
शिक्षा नहीं है पूर्ण विराम।